जय हिंद बच्चों। आज हम सब सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना पर परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में हमने पूर्व में कहा था कि यह भारत और पाकिस्तान की संयुक्त सभ्यता है। इसका विकास सिंधु और उसकी सहायक नदी घाटी में हुआ है। यह सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। मोहनजोदारो इसका सबसे बड़ा स्थल और धौलावीरा सबसे बड़ा भारतीय स्थल है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के समाज पर हम चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो परिवार था वह परंपरागत, मतलब संयुक्त परिवार की परंपरा थी। एक ही परिवार में चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी सब लोग एक ही छत के नीचे रहा करते थे, मतलब परंपरागत परिवार था। परिवार में माता की प्रधानता थी। इसका प्रमाण इस बात में है कि खुदाई में सबसे ज्यादा महिलाओं की मृण मूर्ति मिली, मतलब समाज में महिलाओं की प्रधानता थी। भोजन के रूप में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आभूषण के या श्रृंगार के शौकीन थे, मतलब स्त्रियां भी श्रृंगार करती थी, पुरुष भी श्रृंगार करते थे। जो अमीर वर्ग के लोग हुआ करते थे वह सोना चांदी के आभूषण का प्रयोग करते थे, लेकिन जो साधारण होते थे वह सीप इत्यादि, पत्थर इत्यादि के बने हुए आभूषणों का प्रयोग करते थे। समाज 4 वर्गों में बटा था, जिसका नाम था शासक वर्ग, कुलीन वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इन लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। शरीर को ढकने के लिए सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे। लोग मनोरंजन प्रिय भी थे और मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, मुर्गों की लड़ाई, पासा खेलना, इसके बाद नृत्य संगीत भी सिंधुवासियों के मनोरंजन का एक प्रमुख साधन था। समाज में मृतकों का दाह कर्म भी किया जाता था और सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का संस्कार 3 तरीके से किया जाता था। पहला था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान का मतलब हो गया कि व्यक्ति के मृत्यु के बाद उसके शरीर को जमीन में गाड़ दिया जाता था। दूसरा था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान में हो गया कि जब व्यक्ति मर जाता था तो उसके शरीर को ऊंचे स्थल पर रख दिया जाता था और चील कौआ या पशु पक्षी जब उसके मांस को नोचकर खा जाते थे तो उसके बचे हुए शरीर के अवशेष को मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। उसके बाद दाह कर्म की बात करते हैं। दाह कर्म मतलब इसमें मृतकों को जला दिया जाता था। तो यह था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन पर आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धर्म को मानते थे, उनका धर्म क्या था, धर्म का आधार क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, मतलब ये अनेकों प्रकार के देवी देवता की पूजा करते, कई देवी देवता थे, लेकिन खासकर यह प्राकृतिक पूजक थे। बहुदेववादी और प्राकृतिक पूजक सिंधुवासियों के धार्मिक जीवन का मूल आधार था। ये लोग अग्नि, वृक्ष, जल, पशु इन सब की पूजा करते थे। चूंकि खुदाई में सबसे अधिक महिलाओं की मूर्ति मिली है, इसका मतलब स्त्री देवी की प्रधानता थी। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे प्रमुख देवता शिव था। उस समय शिव को लोग पशुपति माने पशुओं के स्वामी, पशु के मालिक के रूप में पूजा जाता था, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक पत्थर की ऐसी मूर्ति मिली है जिसके 3 मुख हैं, 3 सिर है, जिसको त्रिमूर्ति कहा गया
और इसके चारों ओर, इस योगी के चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा, भैंसा और सामने दुगो मृग है, मतलब हिरण। चूंकि मूर्ति के चारों ओर, योगी के चारों ओर पशु है, मतलब वह पशुओं के स्वामी है, पशुओं के मालिक है, मतलब पशुपति। और वर्तमान समय पशुपति हम भगवान शिव को कहते हैं। और भगवान शिव के पशुपत रूप की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू में होती है, क्योंकि पशुपति महादेव मंदिर काठमांडू में। उसके बाद लोग नाग की भी पूजा करते थे। पशुओं में सबसे पूजनीय पशु या प्रिय पशु कुबर वाला सार था। इसके अलावा कालीबंगा की खुदाई से स्वास्तिक का संबंध सूर्य या पूजा से है, तो स्वास्तिक का ही प्रमाण मिला है। यज्ञ की वेदी, जादू टोना में विश्वास करते थे लोग, क्योंकि तंत्र ताबीज लोग, ताबीज का भी नमूना मिला है। मतलब अंधविश्वास भी सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। आर्थिक जीवन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीविका का मूल आधार कृषि था। खेतीबाड़ी उनके जीवन यापन की मूल इकाई थी। लेकिन खेतीबाड़ी के अलावे पशुपालन और व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अन्य आर्थिक क्रियाकलाप थे। अनाज में गेहूं, जौ, मसूर इत्यादि की खेती होती थी। रंगपुर से तो धान का भूसी मिला है, मतलब चावल की खेती भी होती थी, लेकिन शायद अल्प मात्रा में होती थी। व्यापार की बात करते हैं तो व्यापार आंतरिक भी होता था और बाह्य दूसरे देश के साथ भी होता था। आंतरिक के मतलब देश के अंदर ही, और देश के बाहर दूसरे देश के साथ भी इनका व्यापार होता था। व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग से दोनों तरीके से होता था। दूर देशों में जल के माध्यम से व्यापार होता था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल मिला है लोथल, जहां से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। और लोथल बंदरगाह पर ही सिंधु घाटी सभ्यता में उत्पादित पदार्थों को या वस्तुओं को रखकर मेसोपोटामिया, क्रीट इत्यादि, फारस इत्यादि देशों में भेजा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध फारस, क्रीट, मेसोपोटामिया, बेबीलोन और सुमेर के साथ। माप तौल के लिए लोग बाट का प्रयोग करते थे, और बाट 16 के एकक में थी। 4 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम। सिंधुवासी और मेसोपोटामिया के बीच, हालांकि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश। तो सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच दिलमून और माकन व्यापार का 2 केंद्र था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन का आधार था। अब नगर नियोजन की बात करते हैं, नगर निर्माण की बात करते हैं, तो भारत में नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है, या भारत में प्रथम नगरीकरण की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है। तो हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण योजना की। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वह थी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उस नगर को 2 वर्ग में बांटा गया था, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। जो पूर्वी नगर था उसे दुर्ग कहा जाता था, और जो पश्चिमी टीला था उसे नगर कहा जाता था। मतलब सिंधु सभ्यता के नगर को 2 भागों में बांटा गया था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को नगर कहा जाता था और पूर्वी टीला को दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग मतलब बाउंड्री, घेरा। ये जो दुर्ग थे, मतलब पूर्वी टीला पर समृद्ध वर्ग के लोग, शासक वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग रहा करते थे। और जो पश्चिमी टीला था, मतलब जिसको नगर कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर में साधारण वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग, किसान वर्ग के लोग रहा करते थे। नगर में सड़कों का जाल बिछा था। सड़क व्यवस्था की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का जाल बिछा हुआ था, शतरंज के बिसात के समान।
सड़कों का जाल था। सड़कें समतल थी और सबसे बड़ी विशेषता थी कि सड़कें समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब ऐसे समकोण पर काटती थी। सड़कों को समकोण पर काटने की व्यवस्था को विद्वानों ने नाम दिया ऑक्सफोर्ड सर्कस। सिंधु सभ्यता के सड़कें जो समकोण पर काटती थी, इस व्यवस्था को कहा गया ऑक्सफोर्ड सर्कस। सड़कें दो प्रकार की थी, एक मुख्य सड़क और एक गली की सड़क। जो मुख्य सड़क थी उसकी चौड़ाई 9.15 मीटर और जो अन्य सड़कें थी या गली की सड़कें थी उसकी चौड़ाई 2.75 मीटर। हर घर के बगल से सड़कें गुजरी थी। सड़क के दोनों किनारे जल निकासी के लिए नालियां थी और नाली को साफ करने के लिए मेन होल बना हुआ था। जैसे ये अगर नाली जा रही है, ये नाली जा रही थी, यहां पर बीच बीच में ऐसे बना दिया जाता था और ऐसे जा रहा है, ऐसे पानी प्रवाह होते हुए आएगी तो जो कचरा होगा इसमें जमा हो जाएगा, कचरा होगा यहां बच जाएगा, ऐसे ही चलता रहता था। यहां ऊपर स्लेब से ढका हुआ था। सफाई कर्मचारी आते। मतलब सिंधु सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी विशेष नहीं है, लेकिन ऐसा विद्वानों का मानना है कि नगर परिषद, नगर पालिका जैसी कोई संस्था थी जो प्रकाश और साफ नगरों में प्रकाश और जल निकासी और साफ सफाई की देखरेख करती थी। तो ऐसे मेन होल था जो स्लेब से ढका गया था। कर्मचारी आते, इस स्लेब को हटा देते और इसी में से गटर में से जो कूड़ा कचरा फंसा होता निकाल लेते, बाकी पानी का प्रवाह बन जाता था। तो जल निकासी की विशेष व्यवस्था थी। स्नानागार की बात करते हैं तो स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में एक सार्वजनिक स्थल था, किसी निजी का स्नानागार नहीं था। उस स्नानागार का प्रयोग सभी करते थे। और आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में स्नानागार का प्रमाण मिला है, क्योंकि उस समय हैंडपंप या मोटर नहीं था ना लोग स्नान कर सके। तो सभी नगर में स्नानागार था, लेकिन जो सबसे बड़ा स्नानागार था वह था, जो सबसे बड़ा था वह मोहनजोदड़ो का था। और मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार थे उसकी लंबाई 39 फीट, चौड़ाई 23 फीट और गहराई 8 फीट थी। विद्वानों के अनुसार संभवतः इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। इस स्नानागार में उत्तर और पश्चिम दिशा से प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां बनी थी, पानी भरने के लिए कुएं बने थे, निकासी के लिए भी नालियां बनी थी और उसके ऊपर कुछ कमरे बने थे। विद्वानों के अनुसार शायद स्नान करने के बाद महिला उसमें कपड़ा बदलती थी या पुरोहित रहते थे। अन्नागार की बात करते हैं तो जो अतिरिक्त उत्पादन हो जाता था, उस अतिरिक्त उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए, भंडारित करने के लिए हर शहर में छोटे छोटे, आज के एफसीआई गोदाम की तरह, वर्तमान एफसीआई गोदाम की तरह अनाज का कोठा, अन्नागार बना हुआ था। उन अन्नागारों में जो सबसे बड़ा अन्नागार था मोहनजोदड़ो का था। उसकी लंबाई 45.72 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर था। इस अन्नागार की सबसे बड़ी खासियत थी कि अन्नागार का जो गेट था वह सड़क की ओर नहीं खुलता था, नदी की ओर खुलती थी, क्योंकि नदी के माध्यम से ही अनाज को लाया और ले जाया जाता था, क्योंकि सड़क पर चलने के लिए वाहन का अभाव था। वाहन थी, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से ज्यादा वजन ढोया नहीं जा सकता था, लेकिन नाव से ढोया जा सकता था। घर बनाने के लिए लोग ईंट का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भवन बनाने के लिए लोग कच्ची और पक्की ईंट दोनों का प्रयोग करते थे। लेकिन आपको बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता का जो ईंट था वह चतुर्भुजाकार, मतलब चौकोर ईंटा था और ईंट 3 डिजाइन वाला था। एक ईंट था इस साइज, मतलब आयताकार। आयत की परिभाषा आप जान रहे हैं, फॉर्मूला, परिभाषा कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, तो इस टाइप का था। दूसरा टी के आकार का था, मतलब एक दीवार के जैसे, एक दीवार ऐसे निकल रहा है, इसमें से ऐसे दीवार निकालना है, तो यहां पर एक इस दीवार से नया दीवार निकालने के लिए टी साइज की ईंट का प्रयोग किया जाता, ताकि दीवार की पकड़ बनी रहे। और कोना की जोड़ाई करने के लिए, जैसे एक दीवार आ रहा है, यहां पर कोना है, यहां
तो यहां पर एल आकार की ईंट लिया जाता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट 3 प्रकार के थे। सीधा दीवार जोड़ने के लिए आयताकार, दीवार के बीच से दीवार निकालने के लिए टी आकार का ईंट, और कोना को जोड़ने के लिए एल आकार के ईंट का प्रयोग किया जाता था। ईंट 3 साइज का था, छोटा, मिडिल और बड़ा। जो सबसे बड़ा ईंट था उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात, मोटाई था, लंबाई था 51.43 सेंटीमीटर, चौड़ाई 26.27 सेंटीमीटर और मोटाई मतलब ऊंचाई 6.35 सेंटीमीटर थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक नियोजित सभ्यता थी, पूर्णतः नगरीकृत सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। उनकी लिपि भावचित्रात्मक थी, लेकिन उनके लिपि को आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली। इनके लिपि में कुल चिन्ह की संख्या लगभग 400 थी, लेकिन मूल वर्ण 64 थे। और सबसे बड़े लेख में 17 चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन आज तक इसके लिपि को पढ़ने में सफलता नहीं हासिल हुई है। इसके लिपि को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं मतलब बिना हाथ उठाए ही लिखा जाता था। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो लिखा दाएं से बाएं, तो ये मेरा दाहिना हाथ है, बायां हाथ है। वर्तमान उर्दू की तरह इधर से शुरू किया, इधर आया, फिर इधर से मतलब इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आएगा। ऐसे ऐसे लोग लिखा करते थे, मतलब दाएं से बाएं और पुनः बाएं से दाएं लिखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन कैसे हुआ, ये आपके मन में बात होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग विचार व्यक्त किया, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक तथ्य हैं, जो सबसे प्रामाणिक बात है, वो है बाढ़। मतलब सिंधु नदी में प्रलयकारी बाढ़ आई, उसी बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। धन्यवाद।